बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट परियोजना पर काम नहीं रोका जाएगा। सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने ये निर्देश जारी किया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट इस परियोजना को हरी झंडी दिखा चुका है। हालांकि इस पर सियासत अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी। यही नहीं, याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाते हुए कहा कि इसके पीछे कोई मंशा लगती है। इसके फौरन बाद केंद्र सरकार ने मंशा का ही सवाल उठाते हुए कांग्रेस पार्टी को घेरा। याद दिलाया कि नई संसद भवन तैयार करने की योजना कांग्रेस के समय से ही बन रही थी। कई महीनों से एक फॉल्स नैरेटिव, अब फॉल्स नैरेटिव को की हिंदी में मैं कैसे बताऊं, सरेआम झूठ। मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं कि 2012 में जब मीरा कुमार जी ऑनरेबल स्पीकर थी लोकसभा की, तो उनके एक ओएसडी थे जिन्होंने हाउसिंग मिनिस्ट्री के सचिव को एक पत्र लिखा था जिसमें यह स्पष्ट तरीके से कहा गया कि एक डिसीजन ले लिया गया है दैट अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग शुड बी बिल्ट। शहरी विकास मंत्री ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर 20,000 करोड़ के खर्च की बात भी गलत बताई। उन्होंने कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत फिलहाल सिर्फ 2 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। राजपथ चौड़ा करने और नया संसद भवन तैयार करने का कुल बजट 1300 करोड़ रुपए से कुछ ऊपर का है। जब हमने इसका टेंडर फ्लोट किया, वो आया करीब 900 करोड़, 862 करोड़। और ये जो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जिस पे काम हो रहा है, ये था कोई 400 प्लस करोड़। तो टोटल खर्चे की बात है यहां पे 1300 करोड़ के आसपास की। लेकिन कांग्रेस का कहना है इस कोरोना काल में ये अपनी जिद पूरा करने जैसा है। आज भी अब 3.25 लाख लोग देश में जान गंवा चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का आंकड़ा है कि ये सरकार का आंकड़ा झूठा है। उनके अनुसार 42 लाख लोगों ने कोविड में अपनी जान गंवा दी है, और आप अपने लिए मोदी महल बना रहे हैं उन सब के बीच में। अब जरूरी क्या है? व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? फिलहाल सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि आजादी के 75 साल के उपलक्ष्य में संसद भवन परिसर में अगले साल जो भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, उससे पहले इस साल के अंत तक संसद के शीतकालीन सत्र से पहले संसद की नई बिल्डिंग तैयार कर ली जाएगी और साथ ही राजपथ को चौड़ा करने का जो काम सेंट्रल विस्टा एवेन्यू प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है, उस काम को भी इस साल नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। दिल्ली से उमाशंकर सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ कांग्रेस के एक धड़े का संतोष अब खुलकर सामने आ गया है। यह सवाल उठने लगा है कि कमान किसके हाथ में रहेगी। पार्टी पंजाब के सभी कांग्रेसी विधायकों से राय ले रही है। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच इस लड़ाई से पार्टी को नुकसान का अंदेशा भी सता रहा है। 15 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड यानी कांग्रेस के वॉर रूम में पंजाब के सभी 80 कांग्रेसी विधायकों को बुलाकर उनकी राय सुनी जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे, जेपी अग्रवाल और हरीश रावत की 3 सदस्यीय कमेटी के सामने कैप्टन और सिद्धू दोनों खेमे के विधायक अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन बाहर आकर पत्ते नहीं खोल रहे। कमेटी ने मैंने बुलाया थी, जो कमेटी के जो मुझे कमियां थी मैं दसदियां ने पूरी करो। लेकिन जब एक चुनाव अगले साल होने जा रहा है और कांग्रेस की स्थिति अच्छी बताई जा रही है किसान आंदोलन की वजह से, ऐसे में पार्टी के भीतर क्या खींचतान है? सब ठीक है, कमेटी बैठ गई है तो सारा कुछ चले ठीक है। लेकिन कमेटी बैठने के पीछे जो झंझट है, तभी तो कमेटी बैठी, तो क्या अब ठीक हो जाएगा? करें ठीक हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पंजाब के 25 विधायकों मंत्रियों ने आला कमान से मुलाकात की थी और कहा था कि अगला चुनाव कैप्टन के नेतृत्व में जीतना संभव नहीं होगा। इसी के बाद विधायकों से ये शीर्ष कमेटी मिल रही है और एक एक की बात सुन रही है। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की लड़ाई में सब कुछ आसानी से ठीक होने की संभावना नहीं लगती। सिद्धू प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कमान चाहते हैं, लेकिन पिछले चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने वाले कैप्टन
सिद्धू को चुनौती और चेतावनी दोनों दे चुके हैं। पार्टी बैठती है तो मंथन किया जाता है। अभी मीटिंग चालू हुई है, अभी 3-4 दिन मीटिंग चलेंगी, सारों की राय लेके उसके बाद में मंथन करके एक सॉलिड होगा। उन सारे एमएलए से मिलने में 3 दिन लग जाएंगे, तो अभी उनसे मिलेंगे, उसके बाद एमपी से बात होगी, उसके बाद में जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, पुराने पीसीसी प्रधान वगैरह हैं, उन सारों से यहाँ बैठ के बातचीत होगी। फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूथ कांग्रेस के हैं, एनएसयूआई के लीडर्स जो हैं, महिला कांग्रेस है, उन सारों से बात करके। सिद्धू खेमे को भरोसा है कि राहुल गांधी उनकी मांग को सुनेंगे, जबकि कैप्टन की वरिष्ठता उनको मजबूत करती है। पंजाब में 2022 में चुनाव है, इसलिए प्रदेश संगठन में जल्द बड़ा फेरबदल होना है। किसान आंदोलन की वजह से पंजाब में कांग्रेस को एक बार फिर अपनी चुनावी फसल लहलहाती दिख रही है, लेकिन जिस तरह से पार्टी के अंदर गुटबाजी और आपसी खींचतान है, उससे ये आशंका भी है कि कहीं कोई और चिड़िया खेत न चुग जाए। दिल्ली में उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। अल्पन बंदोपाध्याय को ममता बनर्जी ने अपना विशेष सलाहकार बना दिया। वो पहले मुख्य सचिव थे, उन्हें केंद्र ने वापस बुला लिया था, जिसका ममता बनर्जी ने जमकर विरोध किया था। अब सरकारी सूत्रों का कहना है कि अल्पन बंदोपाध्याय के खिलाफ चार्जशीट जारी की गई है और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं हरकृष्ण द्विवेदी को अब पश्चिम बंगाल का नया मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया गया है। It is very unfortunate, unconstitutional, undermining the subordinate and all this. I cannot accept all this. Even nobody can accept all this. So, but we need the service of Alapan Bandyopadhyay very badly. He retired, but I didn't allow him to leave Nabanno, to leave our secretariat. So, the new chief secretary, after his superannuation, Mr. Dwivedi, the home secretary, have become the chief secretary, and home secretary, Mr. Gopalika, became the home secretary, and Alapan Bandyopadhyay, like him, a bright officer, I will not allow him to leave us finally. इसको पॉलिटिकल वेंडेटर नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? जस्टिस तो अब नहीं दे सका, इनजस्टिस के लिए आप ब्यूरोक्रेसी को खत्म करने चाहता है क्या? डराने चाहता है? हम डरते नहीं, हम मरने के लिए तैयार है लेकिन हम डरते नहीं है। जो डरते हैं वो मरते हैं, और जो लड़ते हैं वो जीतते हैं। हम करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। और जो कवार्डाइज है वो डरते हैं, हम डरते नहीं है। अभी सबको एक कट्टा होकर उसको खिलाफ में आवाज उठाना चाहिए। बात करते हैं राजस्थान की, जहां टीकों की बर्बादी को लेकर अब हंगामा हो रहा है। राज्य का दावा है कि वैक्सीन की बर्बादी केवल 2 से 3% है, लेकिन सोमवार को दैनिक भास्कर समाचार पत्र में आई खबर से लगता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में वैक्सीन बिना इस्तेमाल किए ही फेंक दी जा रही है। इस बीच भाजपा ने भी राजस्थान सरकार पर आरोप लगाया है कि यहां बड़ी मात्रा में वैक्सीन के डोज बर्बाद हो रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी राजस्थान सरकार को इस बारे में पत्र लिखकर नसीहत दी है। वैक्सीन की ये वायल अब एक विवाद का विषय बन गए हैं। आरोप ये है कि ऐसे करीब 500 वायल फेंके गए थे। इनमें कई जगह डोजेस बाकी थी और इस तरह की लापरवाही ऐसे माहौल में कोई अपराध से कम नहीं। ये पड़ताल एक न्यूज एजेंसी के माध्यम से उजागर हुई है। नंबर इसका पूरा हम 8 जिलों में गए और करीब 35 सेंटर हमने कवर किए, जो स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। वहाँ हमने जाके कचरे की जो ढेर में जो वाइल फेंक रखी थी उनमें देखना शुरू किया। हमने हाथ में दस्ताने पहन रखे थे, उनसे ऐसे जिससे जो ही निकाला तो आप ये देखिए, ये इतनी भरी भरी बोतलें पूरी, मतलब इसमें से एक डोज का उन्होंने इस्तेमाल किया है। ये सब ये देखिए, हमने सरकार को भी हमने बताया है। सबसे पहला रिएक्शन तो ये होना चाहिए, इसका ऑडिट होना चाहिए। हमारे पास जो वाइल हैं वो 500 से ज़्यादा वाइल हैं और इनमें बैच नंबर हैं, और सबसे ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण है किस डेट को ये दी गई थी सेंटर को। अगर सरकार इसकी जांच कराए तो ये समझ में आ सकता है कि ये कितना बड़ा फ्रॉड है और किस तरीके से जो सिस्टम है राजस्थान का काम कर रहा है। भाजपा भी इस विवाद में कूद पड़ी है, खासकर इसलिए क्योंकि राजस्थान ने बार बार वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र को चेताया है। लेकिन राजस्थान सरकार ने दावा किया है कि उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जांच करवाई है और वैक्सीन बर्बादी की बात निराधार है।
चिकित्सा मंत्री ने ट्वीट करके कहा है, कोरोना वैक्सीन के हर डोज की पूरी जानकारी केंद्र सरकार के कोविन सॉफ्टवेयर पर दर्ज की जाती है। जिन वायल्स के बारे में अखबार ने जानकारी दी है वह सभी सॉफ्टवेयर में दर्ज है और इन सभी वायल्स का भारत सरकार के दिशा निर्देश अनुसार समुचित उपयोग किया गया है। ये रख दो मैम। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। कोविड महामारी के कारण पिछले साल भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी गिरावट आई है। साल 2020-21 में भारत की विकास दर नेगेटिव 7.3% रही, जबकि उसके पहले साल यानी 2019-20 में यह विकास दर 4% थी। हालांकि पहले -8% तक विकास दर गिरने का अंदेशा जताया जा रहा था, जिसके मुकाबले स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है। लेकिन अप्रैल में लॉकडाउन की वजह से 8 कोर उद्योगों का उत्पादन मार्च के मुकाबले -15.1% रह गया है। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। वहां एक वायरल वीडियो में एक पिता अपनी 6 महीने की बच्ची का शव लिए फूट फूट कर रोता हुआ नजर आ रहा है। बाराबंकी के एक सरकारी अस्पताल के बाहर खड़े पिता की चीख फिजाओं में गूंज रही है। उसका इल्जाम है कि वो तख्त से गिर गई अपनी बेटी को दिखाने अस्पताल आया, लेकिन 2 घंटे तक डॉक्टर नहीं मिले। आखिरकार इलाज न मिलने से बच्ची की मौत हो गई। 2 घंटा हो गए भैया, हमका 2 घंटा एक डॉक्टर नहीं आ पाएगा। कितनी तकलीफ है इस शख्स के रोने में। बाराबंकी के किसी अनजान से गांव का रहने वाला एक नाचीज नामालूम सा शख्स, जिससे हम कभी मिले नहीं, जिसे हमने कभी देखा नहीं, जिसका नाम भी कभी नहीं सुना। पता नहीं वो कौन सा रिश्ता है जो उसका रोना हमारे दिलों को चीर जाता है। लेकिन जिले के सीएमओ कहते हैं कि रोने वाला झूठ बोल रहा है। कोई ऑक्सीजन लगा दिया तो बच जाते। इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव व उपस्थित पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा उक्त बच्चे का परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरांत यह पाया गया कि बच्चा मृत लाया गया है, जो कि चिकित्सालय पर मृत अवस्था में ब्रॉड डेड की अवस्था में लाया गया था। अस्पताल के बाहर जमीन पर पड़ी उसकी मां की दर्दनाक चीखें फिजाओं में गूंजती हैं। ये वे लोग हैं जो हाकिमों की दुनिया से हजारों प्रकाश वर्ष दूर अपनी गुर्बत और महरूमियों में जिंदा हैं। बच्ची की मौत और उसके माँ बाप की ये हालत देख कुछ लोगों ने पुलिस को इत्तला कर दिया। पुलिस ने यह रोना पीटना देखकर कहा कि जो शिकायत है उसकी तहरीर दो और ये ड्रामा बंद करो। हमारी बिटिया खत्म हो गया, ड्रामा साहब कह रहे हैं, ड्रामा कह रहे हैं। कैसे गए? डॉक्टर ऐसे नहीं है भाई मरी गए। डॉक्टर कहाँ गए? सीएमओ चाहे जो कहें, लेकिन अब आप वो वीडियो देखिए जिसमें ये परेशान बाप अपनी बच्ची को गोद में उठाए उसकी जान बचाने के लिए अस्पताल में इधर से उधर दौड़ रहा है, लेकिन इमरजेंसी में कोई डॉक्टर नहीं है। जब कोई डॉक्टर उसे अस्पताल में नहीं मिला तो घबरा कर वो मुंह से अपनी बेटी को सांस देने लगा कि शायद इससे बच जाए। पिता संदीप शुक्ला ने पुलिस को दी अपनी तहरीर में लिखा है कि मेरी 6 महीने की बच्ची तख्त से गिरकर जख्मी हो गई थी। मैं घंटों अपनी बेटी के इलाज के लिए डॉक्टरों को इधर उधर ढूंढता अस्पताल में भटकता रहा, लेकिन कोई नहीं मिला। थक हार कर अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर आरबी राम को कई बार फोन किया, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। इलाज ना मिलने पे मेरी बेटी की अस्पताल परिसर में मौत हो गई। इसके जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए। अब इस रोने वाले पिता और सीएमओ साहब दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है, ये तो किसी निष्पक्ष जांच से पता चल सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये शख्स जिसकी बेटी मर गई है वो एक्टिंग कर रहा है? बाराबंकी में सरफराज वारसी और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना के बीच लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जिनमें इंसानियत तार तार होती दिखती है।
ये मामला संत कबीर नगर का है। यहाँ कोविड से पिता की मौत के बाद डरे हुए बेटों ने उनके शव को कंधा नहीं दिया बल्कि जेसीबी से उठाकर जमीन के भीतर गाड़ दिया। ये परसा शुक्ला गांव की कहानी है। 3 बेटों के पिता रामललित की कोविड से मौत हो गई थी। परिवार ने जेसीबी मशीन किराए पर मंगवाई, अपने खेत में गड्ढा करवाया और पिता को चारपाई सहित जेसीबी से उठाकर गड्ढे में दफन कर दिया। परिवार को लगा कि इससे वो कोरोना के संक्रमण से बच जाएंगे। अब गोरखपुर में लेकर गए थे सर, सावित्री अस्पताल में, तो वहाँ पर पॉजिटिव आ गए थे। हमारे पिताजी बोले कि बाबू है ले चलो घर हमको, तो घर लेकर आए सर, उनको देहांत हो गया। गांव के लोग आपका सपोर्ट नहीं किए कि आपको जेसीबी से दफन करना पड़ा? जो हमें 3 भाई थे सर, हाँ। तो हमने सोचा कि जो है यही सब जगह चल रहा है, यही हो जाए सब। जानकारी हम लोग को नहीं था सर।